Hello everyone, my name is Tathagat Avtar Tulsi. I have cleared NET for 3 times and currently I am doing PhD in trauma studies. सो आज की जो वीडियो है वो एस जी वेल्स के ऊपर होने वाली है। एस जी वेल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं नेट के पर्सपेक्टिव से और इनके कुछ वर्क्स जो कि नेट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ की फैक्ट्स बताऊंगा एस जी वेल्स के बारे में और फिर उसके बाद हम लोग उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। लेट्स गो विथ इट। So, H.G. Wells, he is the father of science fiction Nobel and he has nominated for 4 times for Nobel Prize. Interested in biology and he started a journal and its name was Science School. तो ये 4 चीज़ें हैं जो एच जी वेल्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप विकिपीडिया से पढ़ के कुछ और खुद से जो है इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल सकते हो, बट दिस 4 पॉइंट्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर नेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो है हम लोग इनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे कि इनके कौन से वर्क्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, तो देखिए मैं आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एस जी वेल्स। आपको क्या करना है कि उस वर्क का जो है समरी आपको जाके क्लिफ नोट से या फिर स्पार्क नोट से जाकर पढ़ना है और फिर उस समरी का जो समरी है आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। राइट, ओके, लेट्स टॉक्स अबाउट हिज वर्क। सो हिज फर्स्ट वर्क इज टाइम मशीन विच इज पब्लिश्ड इन 1895। दिस नोवेल टॉक्स अबाउट क्लास इनइक्वालिटी विच वॉज इंक्रीजिंग एट वेल्स टाइम। तो ये जो वर्क है वो दरअसल विक्टोरियन एज के इर्द गिर्द लिखा गया है, जब विक्टोरियन एज जो है लास्ट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, उस वक्त जो है इस वर्क को लिखा गया था। और ये जो वर्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको इसकी जो समरी है आपको डिटेल में पढ़नी है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इसमें क्या है। ये एक स्टोरी है अननेम्ड नरेटर की। ठीक है, वो बताता है कि कैसे वो फ्यूचर में जाता है और उसको 2 ग्रुप्स के लोग मिलते हैं, जिन एक होते हैं इलोई और दूसरे होते हैं मोरलॉक्स। तो इलोई जो है वो छोटे होते हैं और बहुत ही प्यारे क्रीचर, मतलब बोल सकते हो कि लोग होते हैं। और एक होता है मोरलॉक्स जो कि एक ऐप, मतलब चिंपांजी जैसे क्रीचर होते हैं जो कि बहुत बदमाश और बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाले लोग थे। तो जो अननेम्ड नरेटर है जब वो फ्यूचर में जाता है तो वो इन लोग से कैसे मिलता है, फिर कैसे जो मोरलोक्स होते हैं वो अननेम्ड नरेटर का जो टाइम मशीन है उसको चुरा लेते हैं, फिर कैसे जो है नरेटर जो है वहाँ से अपना टाइम मशीन वापस लेता है और अपने रियल वर्ल्ड में वापस आता है। और फिर उसके बाद जो है वो एक डेस्टिनेशन पे जाता है, बट उसके बाद वो वापस नहीं आता। तो दरअसल ये कहानी है जो कि आपको पढ़नी है और बहुत ही डिटेल में पढ़नी है, और उसके बाद जो है आप इसका नोट्स जो है अच्छे से बना लीजिएगा। जो इनका अगला वर्क है वो है आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो, जो कि पब्लिश हुआ है 1896 में। ये कहानी है एडवर्ड प्रेंडिक की, जो कि एक आइलैंड पर जाता है बचते बचते और उस आइलैंड पे है एक डॉक्टर रहता है जिसका कि नाम होता है मोरो। अब डॉक्टर मोरो जो है वहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं ना उनको वो इंजेक्शन देता है और उनको इंसान बनाता है। तो जब ये बात एडवर्ड को पता चलती है तो वो डॉक्टर को जो है एक्सपोज करने की धमकी देता है कि मैं ये तुम्हारी जो चीज़ें हैं जो तुम अत्याचार कर रहे हो जानवर के ऊपर, मैं ये बाहर जाकर लोगों को बता दूंगा। तो जो डॉक्टर है वो ये बोलता है कि मैं इसलिए नहीं इन पे जो है इंजेक्शन कर रहा हूँ या इन पे जो है कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी शौक़ है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ जानवर जो है इंसान बन जाए जिनसे मैं बात कर सकूँ, जिनके मैं साथ अच्छे से रह सकूँ और मेरा मन लगे। फिर क्या होता है कि डॉक्टर जो है एक एक्सीडेंट में मर जाता है और उसके बाद एडवर्ड जो है उन जानवर के साथ जो कि इंसान बन चुके थे उनके साथ रहने लगता है। अब आगे जब आप और इस नोवेल को पढ़ोगे या फिर इसकी समरी जो है आप और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो
जानवर थे ना वो धीरे धीरे सॉरी जो जानवर इंसान बने हुए थे वो वापस जानवर बनने लगते हैं और वो काफ़ी डरावना होने लगते हैं। तो एडवर्ड जो है उस आइलैंड को छोड़कर और वापस चला जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है और इसका भी जो है समरी आपको अच्छे से पढ़ना है। इज नेक्स्ट वर्क इज़ इनविजिबल मैन विच इज़ पब्लिश्ड इन 1897। ये एक साइंटिस्ट की कहानी है जिसका कि नाम होता है ग्रिफिन और वो ऑप्टिक्स के ऊपर काम कर रहा होता है। ऑप्टिक्स का मतलब हो गया कि जब आप लाइट के बारे में स्टडी करते हो। तो ये कहानी है ग्रिफिन की, जो कि क्या होता है कि एक मतलब कुछ ऐसा चीज़ बनाता है ना, वो गायब हो जाता है। तो वो गायब पहले वो गायब नहीं होता है, सबसे पहले उसकी एक बिल्ली होती है वो गायब हो जाती है, बल्कि वो गायब करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो खुद को गायब करता है और बहुत आतंक मचाता है। बाद में जो है उसका जो दोस्त है जिसका कि नाम होता है डॉक्टर कैंप, तो डॉक्टर कैंप और कॉलोनियल एड मिलकर उसको पकड़ते हैं या फिर पकड़वाते हैं। तो ये इसकी स्टोरी है और इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। हिज नेक्स्ट वर्क इज़ वॉर ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ पब्लिश्ड इन 1898। ये जो वॉर है ये जो वर्क है इसमें जो पीपल ऑफ अर्थ हैं और पीपल ऑफ मार्स है, यानी मार्स के लोग और पृथ्वी के लोग के बीच की जो लड़ाई है उसको दिखाया गया है। सो नरेटर इज अननेम्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, बस आपको टाइटल याद रखना है और ये 2 पॉइंट याद रख लेनी है। हिज नेक्स्ट वर्क इज टोनो बंगे विच इज पब्लिश्ड इन 1909। इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। ये कहानी है जॉर्ज की, जो कि खुद एक नरेटर भी होता है। हु वाज सेलिंग मेडिसिन टोनो बंगे which was made by his uncle Edward. Later, this business collapsed and his uncle went into financial crisis and later died by pneumonia. तो ये जो है इसकी समरी है। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, शॉर्ट में जो है आप 2 लाइन में इसका समरी लिख लीजिएगा। बस जस्ट रिमेंबर दैट इट्स ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। लेकिन हाँ, अब देखिए ये जो वर्क है ना वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर कंडीशन को भी दिखाती है। तो ये जो वर्क है जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है ये ब्रिटिशर्स की जो उस वक्त जो उसने अत्याचार मचा के रखा हुआ था उसके बारे में बात करती है। बट यू हैव टू नॉट रीड दिस वर्क इन डिटेल। His next work is History of Mr. Polly, which is published in 1910. So it's a story about Alfred Polly who get tired by his wife and job. He also went bankrupt, burnt his shop and pretend to world that he has dead, but in reality he was not. तो ये कहानी है हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली की। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, आपको 2 लाइन में समरी याद रखनी है और इस वर्क को याद रखना है। सो एजी वेल्स के बारे में बस इतना वर्क्स आप याद रखो। और जो मैंने इंपॉर्टेंट वर्क्स बताए जैसे कि टाइम मशीन हो गया, आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरॉ हो गया, फिर उसके बाद इनविजिबल मैन हो गया। तो ये 3 वर्क जो है काफ़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एस जी वेल्स के। एक जो है नेट में क्वेश्चंस बना था एस जी वेल्स से कि कुछ वर्क्स दिए गए थे राइटर के और राइटर्स को दिया गया था और फिर राइटर के वर्क्स को जो है मिलान करना था, यानी कि मैच करना था उनको। तो ये ये जो क्वेश्चंस जो है वो 2023 शिफ्ट 1 14 जून को ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेस्ट वेयर पब्लिश्ड। ऑप्शंस देखिए क्या क्या थे। टेस्ट ऑफ द डियर वाइल्स, किम, द ओल्ड वाइफ टेल, द टाइम मशीन, अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब कुछ वर्क्स थे और उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तो अगर आप नेट के क्वेश्चंस को देखोगे तो वो क्रोनोलॉजी खूब पूछते हैं, मतलब 10-12 तो क्रोनोलॉजी आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो 5 वर्क्स थे और उसको बताना था कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ था। तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट ऑफ द डियर वाइल्स जो कि हार्डी का वर्क है वो सबसे पहले आया था और फिर उसके बाद पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जो कि जेम्स जॉयस का वर्क है वो सबसे लास्ट में आया था। तो इससे जो है आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। So thank you so much for watching this video. Keep working hard, study so much as you can, and you will get the result which you want. Thank you so much.